वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। लाइन्स एंड एंगल्स, एंड यू ऑल हैव स्टडीड these lines and angles in previous classes. So this is, we can say, revision video. In this chapter you almost know each and everything. आपको हर चीज पता है इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी हम उसको रिवाइज करेंगे और जो कॉन्सेप्ट हमको पता है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन मीन्स स्ट्रेट लेंथ। स्ट्रेट लेंथ, जब हम लोग लाइन की बात कर रहे होते हैं तो हम स्ट्रेट लेंथ की बात कर रहे होते हैं, स्ट्रेट लेंथ की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, मीन्स स्ट्रेट लेंथ। नाउ इसी से सिमिलर, इसी से रिलेटेड एक वर्ड हमारे पास आ जाता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रे। अब इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है। तो अगर मैं लाइन सेगमेंट और रे की बात करता हूं तो लाइन, आई टॉक अबाउट लाइन, दिस इज लाइन एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, बट व्हेन आई लिमिट दिस लाइन बिटवीन टू पॉइंट, देन इट इज लाइन। मीन्स अगर मैं इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लूं वो लाइन सेगमेंट हो जाता है। बिकॉज जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको बोला जाता है 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाओ, 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाओ। दैट्स व्हाई दिस इज अ लिमिटेड लेंथ। सो वी कैन से इसके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं, जबकि इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। नाउ वी कैन नेम, अगर मैंने ये दे दिया तो हम इसको ही बोल देते हैं ए बी, लाइन ए बी, और ये लाइन सेगमेंट ए बी जो आपकी बुक के हिसाब से। अदरवाइज लाइन को दिखाने के लिए क्या तरीका होता है, लाइन को दिखाने का तरीका ये होता है, जबकि लाइन सेगमेंट को दिखाने का तरीका ये होता है। मतलब इसका मतलब है इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, और ये यहाँ भी बंद है, यहाँ भी बंद है। एक और तरीका होता है, वी पुट स्मॉल लेटर्स फॉर इंडिकेटिंग द नेम ऑफ लाइन। Other than this, if we talk about the ray can be defined as a line which originates from one point and goes to one direction infinitely. चाहे इधर जा रही है, चाहे यहां से शुरू होकर यहां जा रही है, ये रे है। मतलब ये यहां से कन्फाइंड है, एक तरफ बढ़ सकती है। ओके, तो अगर मैं रे लेके ही कुछ और कुछ करना चाहूं, रे हैज गॉट वन स्टार्टिंग पॉइंट। अगर एक रे एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और उसी स्टार्टिंग पॉइंट से एक दूसरी रे स्टार्ट हो रही है, देन वी विल गेट एंगल। यहां से एंगल का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं। हम देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं। लाइन हम लोगों ने एक रिवाइज एक बार कर लिया है। अगर मैं एंगल्स की बात करता हूं, एंगल की बात करता हूं तो एंगल क्या हुआ, एक रे ऐसे थी और एक रे ऐसे थी। ये हो गई आर्म, ये हो गई वर्टेक्स, ये आपको सबको पता है। लेकिन एंगल्स हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, और इसी डिग्री को मेजर करने के लिए वी हैव गॉट प्रोडक्टर और बाकी चीजें होती हैं। अब इसी पे बिहाफ में हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मेजर और डिग्री वी क्लासीफाई अवर एंगल। तो पहला एंगल आता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। ओके, जो एंगल, अगर मैं यहाँ पे एंगल लिखना चाहूं तो वो वाला एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, वो क्या होगा, हमारे पास एक्यूट एंगल होगा। ऐसे ही अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल की बात करूं, ऑब्ट्यूज एंगल, तो वो एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। अच्छा, डायग्राम बना के देखते हैं।
ये एंगल मेरा क्या हो गया, एक्यूट एंगल, और ये एंगल क्या हो गया मेरा, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर हमने 90 डिग्री से छोटे की बात कर ली, 90 डिग्री से बड़े की बात कर ली, अगर मैं एग्जैक्ट 90 डिग्री की बात करूं तो राइट एंगल, अगर मैं एग्जैक्ट राइट एंगल की बात कर रहा हूं या 90 डिग्री की बात कर रहा हूं, एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड राइट एंगल। और राइट एंगल हमको क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है कभी कभार, केवल ये सिंबल दिया होता है, हमको ये एज्यूम करना पड़ता है कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है विद दिस सिंबल। अगर लिखा नहीं है, ये सिंबल दे रखा है, तो यू हैव टू एज्यूम दैट दिस एंगल इज व्हाट, ऑफ 90 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री का हो जाए तो दो राइट एंगल हो जाए, मतलब ये एक राइट एंगल था मेरे पास, और ये राइट एंगल मैं इसको मिटाल के ऐसे कर दूं, मतलब ये राइट एंगल जो है, एक राइट एंगल इस तरफ का और एक राइट एंगल इस तरफ का, क्या हो गया, ये तो हो गया मेरे पास 180 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। ओके, यहां तक हमने पढ़ लिए। तो क्या एंगल्स जो हैं हमारे पास वो 180 डिग्री से बड़े नहीं है? जो एंगल्स हैं हमारे पास, क्या वो 180 डिग्री से बड़े नहीं है? हैं। कैसे? अगर मैं स्ट्रेट एंगल की बात करता हूं तो ये एंगल इधर से नापा जा रहा है तो 180 डिग्री है, यहां से नापा गया। ये एंगल यहां से भी तो नापा जा सकता है, तो ये भी तो 180 डिग्री का हुआ। मतलब अगर मैं पूरे सर्किल की बात करूं तो एंगल कितने का हो गया, 360 की। तो एक कंप्लीट एंगल तो हो गया 360 का, एग्री। एक कंप्लीट एंगल कितने का हो गया, 360 का हो गया। और अगर मतलब यहां से चल के गए, ये लाइन थी, यहां से चल के गए यहीं पे आ गए, 360 का हो गया। लेकिन अगर मैं चला ही नहीं, अगर मैं चला ही नहीं तो 0 डिग्री, 0 एंगल। मतलब ये लाइन थी मेरे पास और मैं यहीं पे रहा, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री की। तो क्या 180 और 360 तक के बीच का एंगल को क्या बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये आपको सब कुछ पता है। मतलब अगर एंगल मेरा 180 से ज्यादा जाता है, अगर एंगल मेरा 180 से ज्यादा हो गया, एंगल मेरा 180 से तो क्या हो गया, ज्यादा, और 360 से कम, ये बात हमने नहीं की थी। अगर कोई ऐसा एंगल मिल जाए जो 180 से तो ज्यादा है पर 360 से कम है, तो हम उसको बोल देंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बोल देंगे। अच्छा, मतलब ये मेरे पास एक्यूट एंगल था, मैंने इसको ऐसे मेजर कर लिया, ये मान के चलो 30 डिग्री का आया, लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो मेजर कर सकता हूं, और मुझे पता है कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। तो ये एंगल कितने का होगा, ऑब्वियसली जब पूरा एंगल 360 का था, तो मैं अगर 360 में से ये 30 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 270। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 330। इसका मतलब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्स एंगल होता है, अगर कोई एंगल है हमारे पास, कोई एंगल हमारे पास ए है, उसको 360 में से माइनस कर दो, उसको 360 में से माइनस कर दो, और लिखेंगे क्या, लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ ए। क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ ए, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे
आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 में ही रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अगर आपको कोई एंगल दे रखा है, कोई एंगल लेट अस हैव, ये एंगल दे रखा है, ये 110 डिग्री का है, ठीक, आपको इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो क्या लिखोगे आप? रिफ्लेक्स ऑफ 110 डिग्री क्या होगा? इसको हम 360 में से 110 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 250। तो ये कौन सा एंगल होगा? ये एंगल ये वाला होगा, कितना होगा? तो रिफ्लेक्स एंगल ये है, रिफ्लेक्स एंगल ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रिलेटेड टू एंगल्स, और उनमें हम बात कर रहे होंगे कुछ पेयर्स की, कुछ पेयर्स की। ये पेयर्स भी आप पहले पढ़ चुके हो, कुछ पेयर्स की बात कर रहे होंगे। तो बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? ये एंगल्स ही हैं। अच्छा, अब ये एंगल पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें एग्जिस्ट करते हैं? पेयर्स में। तो ये क्या है? बोथ आर पेयर्स। ये पेयर्स में होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है। बोथ आर इन पेयर्स, पेयर बनाते हैं, मतलब पेयर बनाते हैं तो दो एंगल होंगे, दो एंगल होंगे, ठीक है, दो एंगल होंगे। तो दो एंगल होंगे, ये हमें क्लियर हो गया कि दो एंगल होंगे। तो मैं बात करता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो मैं क्या लिख सकता हूं? If the sum of two angles is 90 degree, then the sum of two angles, then these two angles are said to be, these two angles are said to be complementary to each other, या complementary angles, complementary angles। ओके, सो हमने बताया दो एंगल थे। तो अगर बात करते हैं, मेरे पास एक एंगल x है और एक एंगल y है। तो अगर मैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इनका सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। फॉर एनी एक्स एंड वाई, फॉर एनी एंगल एक्स एंड एनी एंगल वाई, अगर ये एंगल 90 डिग्री के हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। एक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई एंड वाई इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। ऐसे ही बात करें, अगर सम कितना हो जाए, अगर कोई दो एंगल है उनका सम 180 हो जाए, तो क्या है? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, यहां पे सम कितना हो जाएगा? 180। अगर सम 180 हो जाए तो एंगल क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर सम कितना हो जाए? 180 हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये मेरे पास एंगल क्या है? ए है, और ये एंगल मेरे पास बी है। अगर एंगल ए और एंगल बी का सम 180 हो जाता है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अगर बात करते हैं 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज 180 डिग्री, तो ये एंगल क्या हुए? ये 120 एंड 60 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, अगर मैं 105 की बात करता हूं तो क्या होगा? 75 180, ये क्या एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं, अगर मेरे पास एक एंगल 55 डिग्री का है तो दूसरा एंगल मुझे 35 डिग्री का लेना पड़ेगा फॉर मेकिंग इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके,
तो आई थिंक आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जो डाउट होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको नहीं आता है, ये क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए हैं, बट दिस इज फॉर जस्ट रिवीजन, कि जो आपके कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कुछ अनदर पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड दैट इज एडजेसेंट पेयर। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? तो एडजेसेंट एंगल, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। चलो, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ये एंगल मेरे पास एक्स है, एक्स एंगल है ये ओ ए बी। अगर मैंने एक एंगल यहां बना दिया वाई और ये पॉइंट दे दिया ई, तो मैं क्या बोलूंगा? एंगल एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल। एंगल एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, अगर दो एंगल है हमारे पास, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट व्हेन दे हैव वन कॉमन आर्म। कब है? तो क्या लिखेंगे? टू एंगल्स आर said to be adjacent angle if they have one common arm, एक आर्म कॉमन हो। तो अगर मैं यहां बात करूं तो जो OA है, OA इज कॉमन टू बोथ ऑफ द एंगल। एक्स में भी OA कॉमन है, मतलब OA है, और वाई एंगल में भी OA है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, अदर आर्म्स ऑफ बोथ एंगल्स lies in different sides of common arm. Different sides of common arm. मतलब अगर मैं बात करता हूं कि अगर ये कॉमन आर्म है तो जो अदर आर्म है OC और OB वो डिफरेंट साइड्स में लाई कर रही हैं, डिफरेंट साइड्स में लाई कर रही हैं। कैसे? देखो, अगर मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं, ये एंगल मेरे पास कोई A है और मैं ये साइड ले लेता हूं OX या OPQ और ये लेता हूं R। अब मैंने इसको ले लिया एंगल B। अब देखो, यहां कॉमन आर्म क्या है? कॉमन आर्म तो OP है, कॉमन आर्म OP है। पहली जो कंडीशन है वो क्लियर हो गई, पहली कंडीशन क्लियर हो गई। लेकिन क्या ये दोनों साइड अलग डायरेक्शन में है? मतलब जो OQ एंड OR ये दोनों एक ही साइड में है, किसके? कॉमन आर्म के। तो वही लिखा हुआ है, अदर आर्म्स ऑफ बोथ द एंगल्स लाई इन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, जबकि ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे। मतलब ए भी यहाँ पे एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, ए भी यहाँ पे एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, जबकि पहले पेयर में हमारे पास एडजेसेंट एंगल होंगे। तो वी हैव सीन व्हाट आर द एडजेसेंट एंगल्स। हमने यहाँ देख लिया है कि अगर एंगल की आर्म कॉमन है और दो साइड उसके अपोजिट में है, क्योंकि जो एंगल ए है वो बी के अंदर कंटेंट है, वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो इसी पे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जो अगला निकल के आता है, दैट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट लीनियर पेयर, देन
अगर मैं लीनियर पेयर की बात करता हूं तो लीनियर पेयर क्या है? लीनियर पेयर इज एडजेसेंट एंगल। तो यहां पे हमको पढ़ना है लीनियर पेयर। टू एडजेसेंट angles are said to be linear pair, are said to be in linear pair, they are forming linear pair when their sum is what 180 डिग्री। मतलब अगर दो एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल मीन्स अगर दो एंगल है मेरे पास, एक एंगल x और एक एंगल y, इनका सम अगर 180 हो जाता है तब वो लीनियर पेयर होंगे। तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर अभी आप तो बोल रहे थे कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। वेरी गुड, सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो एडजेसेंट में और में नॉट, एडजेसेंट में और में नॉट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, ये एंगल 60 है, यहां पे एंगल बनाया मैंने 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल बना दिया मैंने 120 डिग्री का। तो पूछा जा रहा है क्या ये सप्लीमेंट्री हैं? मैंने इनको सम किया और सम आ गया 180 का, मैंने बोल दिया हाँ दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। बट क्या ये एडजेसेंट एंगल है? तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, इनमें तो एक भी आर्म कॉमन नहीं है। तो जो लीनियर पेयर होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। जो लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन सभी सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर नहीं होते हैं। ओके, दोबारा से, जो लीनियर पेयर होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, लेकिन सभी सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर नहीं होते। नाउ वी विल हैव सम एक्सियम्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियम? एक्सियम इज, एक्सियम क्या होता है? एक्सियम होता है ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट। एक्सियम की बात करें अगर हम, एक्सियम क्या होता है? ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट। ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट होता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट होता है, उसको बोलते हैं एक्सियम। आपके में दो एक्सियम है। क्या है एक्सियम? देखो, एक्सियम 1, एक्सियम 1 है आपके में, व्हेन अ लाइन स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या है? व्हेन अ लाइन स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इट फॉर्म्स लीनियर पेयर। आप पूरा लिखेंगे लीनियर पेयर। ओके, दूसरा एक्सियम क्या है? दूसरा एक्सियम है आपके पास, व्हेन टू एंगल फॉर्म्स सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री। क्या? व्हेन टू एंगल्स, जैसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और मैंने ये लाइन डाली, ये स्टैंड कर रही है इसके ऊपर, और कैसे? ऑन अ स्ट्रेट लाइन इट फॉर्म्स लीनियर पेयर। मतलब ये दो एंगल बने, एक एंगल ए बना और एक एंगल बी बना। अगर ये लीनियर पेयर बना दे, मतलब ये लीनियर पेयर बनाएंगे ही बनाएंगे, ये एक्सियम है, ये एक्सियम है, ये लीनियर पेयर बनाएंगे ही बनाएंगे। मतलब अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई लाइन स्टैंड करती है तो लीनियर पेयर बनाएंगे ही बनाएंगे। अच्छा, और ये क्या है? व्हेन टू एंगल्स सम टू
गिव 180, देन इट मतलब अगर दो एंगल का सम 180 किया गया तो ये स्ट्रेट लाइन होगी बाय अ स्ट्रेट लाइन। व्हेन टू एंगल सम टू गिव 180 डिग्री बाय स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर कोई दो एंगल हैं, ये दो एंगल है हमारे पास, उनको हमने जोड़ा, उनको हमने ऐड किया और ये दोनों 180 निकल आते हैं, 180 निकल आते हैं, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो व्हेन टू एंगल सम अप टू व्हाट straight line, then we can say these two angles are in, ठीक है। मतलब अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एंगल। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारे पास और पैरेलल लाइन है। देखो पैरेलल लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो देखो अगर पैरेलल लाइन है, इफ वी हैव गॉट पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन बनाते हैं हम लोग। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, we always take perpendicular distance, and this perpendicular distance is equal anywhere between these two। मतलब ये perpendicular distance अगर ये P1 है, ये P2 है, हम कहीं भी ले लेंगे बराबर होगा। मतलब ये लाइन कभी कटेंगी नहीं, they will not intersect anywhere, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल। नाउ अगर मैं इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करता हूं, तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट से, तो वो कितने एंगल बनाती हैं, वो 4 एंगल बनाती हैं, 1 2 3 4, ठीक। दो लाइन अगर कटती हैं तो 4 एंगल बनाती हैं, और ये एंगल कौन से होते हैं, ये एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल, दीज एंगल्स आर ऑलवेज सेम, ऑलवेज इक्वल। ये एंगल क्या है, ऑलवेज इक्वल होते हैं। ऑलवेज इक्वल क्या होते हैं, देखो क्या मतलब, वो वर्टिकली अपोजिट, जस्ट वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली मतलब क्या होता है, एक वर्टिकली ये लाइन, वर्टिकली लाइन, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, तो देखो ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर मैं देखो ये एंगल लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूं, 1 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो जो 1 है वो 3 के बराबर होगा, और जो 2 है वो 4 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन उठता है क्यों बराबर होगा, क्वेश्चन उठता है व्हाई। तो गिवन में क्या दे रखा है, दो लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट हो रही हैं, दो लाइन में इंटरसेक्ट हो रही हैं, और हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल ही प्रूव करना है। ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, गिवन द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड वी हैव टू प्रूव 1 = 3 एंड 2 = 4। तो देखते हैं, प्रूव करते हैं। देखो अगर मैं नाम दे दूं, इसका लाइन का नाम L दे दूं, इसका नाम M दे दूं, तो देखो सिंस इन गिवन फिगर M इज स्ट्रेट लाइन, M क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एंड L फॉर्म्स लीनियर पेयर। देखो L जो लाइन है, M स्ट्रेट लाइन है एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो L है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या बना रही है, लीनियर पेयर बना रही है। तो लीनियर पेयर देखो आप, ये देख लो, ये देख लो आप, ये M लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री के हो गए। सिमिलरली मैं नीचे भी तो ले सकता हूं, 180 डिग्री के हो गए, देखो। लेकिन एक चीज आप और देखो, अगर M लाइन स्ट्रेट है तो L भी तो स्ट्रेट है, और M उसके ऊपर
लीनियर पेयर बना रही है। सिमिलरली अगर L स्ट्रेट लाइन है, L क्या है, L इज स्ट्रेट लाइन, L स्ट्रेट लाइन है, और जो M है, M फॉर्म्स व्हाट, लीनियर पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, L स्ट्रेट लाइन है तो 2 और 3 एंगल 2 और 3 भी 180 बना रहे हैं, और एंगल 1 और 4 भी 180 बना रहे हैं। हमारे पास 4 इक्वेशन हो गए। देखो 4 इक्वेशन, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये 4 इक्वेशन हमारे पास हो गए। नाउ अगर मैं चार इक्वेशन हो गई मेरे पास, अगर मैं यहां से 1 और 3 लेता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड लेता हूं, फर्स्ट और थर्ड लेता हूं, तो ये इक्वलाइज कर रहा हूं मैं, इक्वलाइज कर रहा हूं, तो क्या आ गया देखो 1 + 3, सॉरी 1 + 2, 1 + 2 इक्वल टू थर्ड क्या है 2 + 3, क्या है 2 + 3। और भाई यूक्लिड में हमने सीखा हुआ है, अगर दो चीजों का सम एक दूसरे इक्वल है तो कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 = एंगल 3। यही तो हम प्रूव कर रहे थे। ऐसे ही अगर मैं 2 और 4 लेता हूं, फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4, तो देखो 2 क्या है और 4 क्या है, 1 + 4, यहां पे 4 4 कटेगा, क्या आ जाएगा 3 = 1, मतलब 1 3 के इक्वल है दोनों इक्वेशन से। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट के साथ 4 ले लेता हूं, फर्स्ट के साथ 4 ले लेता हूं, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड 4, फर्स्ट के साथ 4 ले लेता हूं, तो फर्स्ट क्या है मेरे पास 1 और 2 इक्वल टू 1 + 4, 1 से 1 कटेगा, क्या आ जाएगा 2 और 4। सिमिलरली आपको सेकंड और थर्ड भी यही देने वाले हैं, सेकंड एंड थर्ड, जो सेकंड एंड थर्ड है वो क्या देने वाले हैं, देखो 3 + 4 = 2 + 3, 4 = 2। यही वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज क्यों लगा रहा हूं मैं, वाई आई एम यूजिंग ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स ऑलवेज, ये हमेशा इक्वल रहने वाले, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको तब आपको क्लियर आएगी मैं ऑलवेज क्यों लगा रहा हूं, तब आपको क्लियर होगा। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन फॉर द 6.1 एक्सरसाइज। I hope you will not face any problem for solving 6.1 exercise after watching this video, and it is recommended if you want to get confidence in solving 6.1, watch this video twice or thrice. See you in the next video. Bye bye.